हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड नंबर 5। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सायोन एलिवेटर में हीजू की जो आवाज वाली रिकॉर्डिंग होती है उसको याद कर रहा होता है। फिर वह एलिवेटर से निकल के देखता है कि हीजू को उसकी मम्मी लेके जा रही है, तो वो उसके पीछे जाता है और बाहर से खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी उसकी मम्मी बाहर आती है और वो उसे अपने साथ आगे ले जाता है। फिर वो उनसे पूछने लग जाता है कि हीजू के बारे में कि वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती है। तो उसकी मम्मी बताती है हाँ, क्योंकि उसका भाई एक्सीडेंट में मरा था तो उसकी वजह से वो शॉक में थी। तो सायोन और भी ज्यादा कंफर्म करने के लिए पूछता है, पर उसकी मम्मी फिर भी मनाही करती है। फिर उसकी मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम ऐसा पूछ के रहे हो। तो सायोन बोलता है कि वैसे तुम बार बार बोल रही हो कि वो मेरी वाइफ है, तो तुम उसको कुछ भी ना ही बोला करो तो बेटर रहेगा। और वहाँ से ये कह के चला जाता है और हीजू की मम्मी वहाँ पर शॉक होकर खड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायोन को जो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास वही वॉशरूम वाली 2-3 लड़कियां आती है और उससे बातें करने लग जाती है और उसकी वाइफ के बारे में पूछने लग जाती है। तभी सायोन पीछे की तरफ देखता है कि हीजू है, तो उसके पीछे जा रहा होता है कि तभी सायोन को इना के पापा रोक लेते हैं, उससे बातें करने लग जाते हैं। तभी सायोन को भी एक कॉल आता है जो कि हीजू का होता है और वो उस फोन में बातें करते हुए बाहर की तरफ जा रहा होता है। तो बातें करते हुए बाहर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो एक वेटर के हाथ में एक जैकेट टाइप देखता है और उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें कहाँ पे मिला। तो वेटर्स बताती है कि उसको वॉशरूम में मिला। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो रो रही होती है और सायोन से क्वेश्चन कर रही होती है कि तुमने फिर उसको अभी तक कभी कपल क्यों नहीं माना है। और पीछे की तरफ हम देखते हैं सायोन को जो फोन पे बातें करते हुए आ रहा होता है कि तभी वो देखता है हीजू जो खड़ी होती है रेलिंग पे, वो भी देखती है कि सायोन आ गया है। तो वो नीचे उतरने की जल्दी करने लग जाती है और अपने बैग में भी फोन छुपाने की लगती है। जब वो नीचे उतरे तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। सायोन आगे उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नीचे गिर जाते हैं। जब सायोन उसे हाथ देता है उठने के लिए, पर हीजू नहीं पकड़ती है और वो उसे उठा के पूछने लग जाता है कि तुम रेलिंग पे क्यों थी। और वो उस पर गुस्सा होने लग जाता है कि तभी हीजू आवाज निकालती है हिचकी की। तभी सायोन उसे देखता रहता है और हंसते हुए बोलने लग जाता है कि तुम किसी से फोन में बात तो कर नहीं सकते, फिर तुम फोन पे किससे बात कर रही थी। हीजू लिपसिंग करके बताती है मम्मी से। तभी सायोन बोलता है कि तुम दोबारा से कोई साउंड निकालो, नहीं तो वही हिचकी वाली साउंड निकालो। और वो बोलता है कि अगर तुम नहीं निकाल सकते मैं निकलवाऊं। उसके पास जाता है, फिर वो पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी उसको फोन आता है दोजी का। हीजू वहाँ जाने की कर रही होती है कि सायोन उसे पकड़ के उसको जैकेट पहना के फिर उसे भेज देता है और वो फोन में बात करने लग जाता है। वहाँ से दोजी बता रहा होता है कि हमने डिटेक्ट कर लिया है कि लोकेशन क्या है, क्योंकि 10 मिनट हो चुके थे। तो सायोन पूछता है लोकेशन के बारे में। तो दोजी बोलता है कि वही लोकेशन है जहाँ पर अभी तुम हो। ये सुनते ही सायोन हीजू की तरफ भागता है। तब तक लिफ्ट बंद हो जाता है तो वो जीने से भागने लग जाता है। वहाँ पे हीजू पार्टी की तरफ जा रही होती है और पीछे से सायोन भाग कर आ रहा होता है। वो पार्टी के अंदर जाता है और देखता है कि हीजू चेयर पे बैठी हुई है, तो वो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और दोजी को वापस से कॉल करके बोलता है कि मुझे लिस्ट चाहिए पार्टी की, जितने भी गेस्ट हैं वहाँ की, और वॉइस के बारे में भी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं सायोन और हेजुन घर पर आ चुके होते हैं और सायोन हीजू से उसके चोट के बारे में पूछ रहा होता है। फिर वो खुद उसका चोट देखने लग जाता है जो कि घुटने में होता है और बोलता है कि ये तुम्हें तब लगा था जब एक कुत्ता तुम्हारे पास भाग के आ रहा था और तब भी तुमने कोई भी आवाज नहीं निकाली थी। ऐसा हो कैसे सकता है? तुमने पता नहीं कब तक अपनी आवाज को ये छुपा के रखा हुआ है और तुम तो कितनी छोटी थी उस समय, फिर भी तुमने छुपा कैसे लिया। वो उसे ये चीजें बोलकर वहाँ से चला जाता है और हीजू वहाँ खड़ी रहती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं हीजू एक चीज को पढ़ रही होती है काफी तेज। तभी उसकी मम्मी पीछे से आती है और बोलने लग जाती है कि तुम अपने ड्रीम के लिए एक न्यूज कास्टर कैसे बन सकती हो जब तुम बोल ही नहीं सकती हो, मैंने तुम्हें बोला था ना नहीं बोलने के लिए। और हीजू वहाँ पर रोने लग जाती है। तभी वो अपने घर से भाग जाती है और भागती हुई जब जा रही होती है उसके सामने एक कुत्ता आता है जो उस पर भौंक रहा होता है। कुत्ते के देख के हीजू डर जाती है और पीछे की तरफ भागने लगती है। तभी कुत्ता उस पर जंप करने वाले ही होता है कि सायोन उस कुत्ते पे बैक मार देता है जिससे उसे भाग जाता है और सायोन उसे खड़ा कर देता है और बोलने लग जाता है कि तुम्हें हमेशा लड़ना चाहिए जब भी कोई तुम्हारे सामने आए, चाहे तुम्हारी मम्मी हो चाहे तुम्हारी बहन हो और कोई भी हो। वो उसे ये चीजें समझा रहा होता है। तभी वो बोलता है उसे उसके पीठ पे बैठने के लिए, क्योंकि उसके पैरों पे लगी हुई होती है और वो उसको अपनी पीठ पे उसके घर पे लेके जा रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने का हम देखते हैं कि जो अपने बेड पे हो रही है, जो सोने की कोशिश कर रही होती है, और दूसरी तरफ सायोन भी होता है जो अपने बेड पे सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो अपने फोन में टाइमिंग देखता है और हीजू के कमरे की तरफ चला जाता है। वहाँ पर वो हीजू को बुला रहा होता है कि तभी वो गेट खोलता है और सामने की तरफ उसे कुछ लाल लाल सा दिख रहा होता है। जब वो थोड़ा और पास जाता है और देखता है कि वो एक सब्सक्राइब का बटन है और वो उसे जल्दी से दबा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो गाइज आप लोग भी ऐसे ही सब्सक्राइब करें और हमारे 100 सब्सक्राइबर्स बना दीजिए। तभी सायोन उसके कमरे के बाहर जाता है और हीजू को चिल्ला रहा होता है और अंदर जाके वो हीजू को बोलता है कि तुमने इतने टाइम तक मुझे कैसे धोखा दे दिया, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ था इतने टाइम तक, बल्कि 20 साल तक मैं तुम्हें जानता था, फिर भी तुमने मुझे कैसे धोखा दे दिया और तुम कभी कुछ क्यों नहीं बोल पाई। वो उसे काफी चीजें फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल रहा होता है कि तभी हीजू अपने फोन से उसे टाइप करके बोलती है कि हर किसी के पास सीक्रेट्स होते हैं, तुम्हारे पास भी नहीं है। और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है और वो हीजू के कमरे के बाहर ही रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यंग वू इंटरव्यूज के फाइनलिस्ट के बारे में बातें कर रहा होता है और सायन थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से यंग वू उससे बोलने लग जाता है कि अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप बता सकते हो। काफी डरा हुआ होता है, पर सायन बोलता है कि अच्छा वर्क था और वहाँ से जाने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यंग वू को जो अपने वॉशरूम में बैठा हुआ अपनी वाइफ को सारी बातें बता रहा होता है। जब वो बाहर की तरफ आता है तो देखता है कि सायन सामने है और सायन उसे बोलता है उसको बाहर मिलने के लिए। फिर हम उन दोनों को बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर सायन उससे पूछने लग जाता है कि तुम अपनी
अपनी वाइफ को हर चीज बताते हो? तो यंगवू बोलता है कि हाँ मैं बताता हूँ। तो सायन बोलता है कि तुम्हारे बीच मतलब कोई भी सीक्रेट नहीं है। यंगवू पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर वो बोलता है कि क्यों आपकी वाइफ ने आपके साथ सीक्रेट रख रखे हैं, जैसे कि कोई इमरजेंसी फंड को रख रखा हो। तो सायन मना कर देता है। तो वो बोलता है बल्कि अच्छी बात है, अगर सीक्रेट है, अगर पैसों से रिलेटेड नहीं है तो ज्यादा बढ़िया बात है। तो सायन बोलता है अच्छा। तो फिर यंगवू बोलता है हाँ ऐसा ही है, और हो सके तो कुछ चीजों को अगर अनदेखा ही कर दो तो भी अच्छा ही होता है। ये रिलेशनशिप पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं और इसी से ही हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट बन जाता है, क्योंकि कभी कभी हमें इन चीजों में एफर्ट्स भी डालने होते हैं। ये सुनकर सायन थोड़ा सोचने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू और उसके कलीग को, जो फोन के ऊपर सर्कल सा बना के बैठे हुए होते हैं कि तभी 10 बजता है और हीजू के फोन में एक मैसेज आता है जो कि उसको इंटरव्यू पास करने का होता है। ये देखकर उसके कलीग्स काफी ज्यादा ही खुश होने लग जाते हैं और वहां से चले जाते हैं उसको कांग्रेचुलेशंस करके। हीजू उस मैसेज को देख रही होती है और काफी ज्यादा ही खुश होती है कि तभी वो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालती है और अपने पापा को मैसेज करने की सोचती है, पर फिर वो रुक जाती है और सायन को मैसेज करने लग जाती है। वो काफी बार कुछ चीजें टाइप करती है पर वो सेंड नहीं करती है। तभी गलती से उसके हाथ से एक स्टिकर चला जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही पैनिक करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन को जो मीटिंग में होता है। तभी वो मैसेज देखता है उस स्टिकर का और बाकी चीजों को नहीं सुन पाता है। तभी यंगवू उसे चिल्ला के बुलाता है और उससे पूछने लग जाता है डिटेल के बारे में। तभी सायन बोलता है कि हमें जो इंटरप्रेटर आएंगे उनके लिए पार्टी रखनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार होगा एक प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेटर आने वाले हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से बना के चलना चाहिए। और वो उनसे खाना खाने के लिए बोलता है और वहां से बोल के चला जाता है। उसके एम्प्लॉयज थोड़े से शॉक में होते हैं और एक दूसरे से बोल रहे होते हैं। बाहर की तरफ सायन होता है जो स्टिकर को देखकर काफी ज्यादा ही स्माइल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो क्या बोले। वो भी 2-3 बार लिखने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो काफी ज्यादा ही पैनिक कर रही होती है कि वो मैसेज को डिलीट करे या फिर कुछ करे या ना करे, और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रही होती है। सायन भी मैसेज को देखकर काफी ज्यादा स्माइल करता है और लिख रहा होता है कि वो क्या लिखे। हीजू जो अपने सर को पकड़ रही होती है कि तभी उसके पास मैसेज आता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और छुपाते हुए अपने मैसेज को देखने लग जाती है। जब वो मैसेज देखती है जिसमें उसको कांग्रेचुलेशन बोला हुआ होता है तो वो काफी ज्यादा ही खुश होने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सायन को जो उस मैसेज को ही देख रहा होता है और वो अपने एम्प्लॉयज के साथ लंच भी कर रहा होता है वहीं पर ही। वो मैसेज को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और हीजू का मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है उसको थैंक्स के लिए। तो वो रिप्लाई में लिख देता है कि तुम्हें इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेंगी और ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो अपने आप से बातें कर रहा होता है तो यंगवू उसके बातों का जवाब देने लग जाता है। उसी समय हीजू का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, वो बोलती है कि मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी, जिसे देखकर सायन स्माइल करता है और अपने एम्प्लॉय से पूछने लग जाता है कि अगर किसी को जॉब मिली है तो उसको गिफ्ट क्या देना पड़ेगा। तो उसके एम्प्लॉयज बताने लग जाते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। तभी यंगवू बोलता है कि तुम उसे एक फॉर्मल ड्रेस दे सकते हो जॉब के लिए। ये सुनकर बाकी दो भी एग्री करते हैं और सायन भी बोलता है सूट। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जिसको मैसेज आया हुआ होता है सायन को, जो बोलता है कि इस जगह पे 6 बजे तक आ जाना। अगली सीन में हम देखते हैं यूरी और सांग्यू को उसी जगह पे जाते हुए जहाँ पर सांग्यू ने बताया था अपने इंसिडेंट के बारे में। वो जो जगह काफी ज्यादा ही थोड़ी पुरानी सी होती है जिसे देखकर यूरी काफी डर रही होती है। जब वो घर के अंदर चले जाते हैं तो यूरी वहाँ पर कैमरा खोल लेती है और सांग्यू बता रहा होता है कि यहाँ पर एक पोर्ट्रेट था। यूरी उससे क्वेश्चन करती है कि तुम कौन सा जगह था जहाँ पर तुम खेलते रहते थे। तो सांग्यू बोलता है चलो मैं दिखाता हूँ और बंदे की तरफ जा रहा होता है। फिर वो रूम की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि मैंने इसी दिन देखा था यहाँ पर एक क्यूट सा कैट। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं सांग्यू कैट के साथ खेल रहा होता है कि तभी एक बच्चा आता है जो मास्क पहना हुआ होता है और उसे बोलने लग जाता है कि चलो हम कुछ और भी खेलें। तो सांग्यू पूछने लग जाता है कि क्या खेले, और वो बच्चा एक चाकू टाइप निकालता है और बोलता है कि चलो हम इस कैट की बैली को काटते हैं। जिसे सुनकर सांग्यू डर जाता है और वो बच्चा बोलता है फिर हम इसके पैर को काटेंगे, फिर हम इसकी पूंछ को काटेंगे और फिर आखिरी में इसके सर को काटेंगे। सांग्यू जब ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है और अगले ही पल हम उसे देखते हैं भागता हुआ और वहाँ से वो भाग जाता है। फ्लैशबैक खत्म होते ही सांग्यू बोलता है कि वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो कुछ भी नहीं हो बात और इनोसेंटली बोल रहा था, पर वो कुछ ज्यादा ही डराने वाली बात थी और यूरी वाली बातें सुन रही होती है। फिर हम उनको कार में जाते हुए देख रहे होते हैं और यूरी उससे बोल रही होती है कि मुझे याद है जब तुमने फर्स्ट मीटिंग में क्या बोला था, तो जो 20 साल पहले की बात थी तुम उसको क्यों निकाल रहे हो। सांग्यू बोलता है बस मुझे जानना है और कुछ नहीं है, और यूरी उससे माफी मांगने जाती है। जिसे सुनकर सांग्यू पूछता है किस लिए, तो यूरी बताती है कि मैंने सांग्यू को तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हारे ऑर्फनेज के बारे में। तो सांग्यू बोलने लग जाता है कि तू उन्होंने मेरे बारे में पूछा था। तो यूरी बोलती है हाँ तुम्हारे बारे में पूछा था। तभी यूरी को मैसेज आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सांग्यू को बताती है कि हीजू प्रेसिडेंशियल ऑफिस में जाएगी। जिसे सुनकर सांग्यू ज्यादा रिएक्शन देता नहीं है। अगली सीन में हम देखते हैं हीजू को जो एक शॉप में जाती है और वहाँ की एक एम्प्लॉय उसे उसके फॉर्मल ड्रेसेस के लिए कपड़े दिखा रही होती है। ये देखकर हीजू कंफ्यूज होती है तो वो एम्प्लॉय बताने लग जाती है कि हमें सायन ने बोला था दिखाने के लिए। फिर हीजू उस फॉर्मल ड्रेस को देख रही होती है। दूसरी तरफ से इना आ रही होती है और हीजू वहाँ से चली जाती है। इना आती है एक ड्रेस को देखती है और उसे ट्राई करने के लिए बोलती है। अब वहाँ पर साया भी आ चुका होता है अपनी कार में। फिर हम इना को देखते हैं जो वही ड्रेस ट्राई करती है और वहाँ की एम्प्लॉय बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इससे एक छोटा नंबर का ड्रेस ले आती हूँ, और इना उसे बोल देती है। हीजू अपनी फॉर्मल वेयर को ट्राई कर आती है और वो रिसेप्शन उसकी तारीफ कर रही होती है कि पीछे से साया भी उसकी तारीफ करने लग जाता है और उसके पास आता है। जब वो जा रहे होते हैं तभी सायन की सेम ड्रेस पे नजर पड़ती है और बोलता है उसे ट्राई करने के लिए। हीजू उस ड्रेस को देखती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं
देखते हैं इना को जो उस ड्रेस को ट्राई करते हुए आ रही होती है। तभी वो दूसरी तरफ देख रही होती है पर वहाँ पर कोई होता नहीं है।